वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस युक्त चिल्ड्रन में कौन सा लोब मोस्ट कॉमनली प्रभावित होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए एम्स रायपुर स्टॉपनर्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, राइट अपर लोब। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, राइट अपर लोब। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। कुछ स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया कि कुछ अध्ययनों में ऑब्जर्व किया गया कि राइट लंग में एटेलेक्टेसिस 70% से अधिक चिल्ड्रन में अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा ट्यूबरक्लोसिस के साथ होती है। कुछ स्टडीज़ में ऑब्जर्व किया गया कि जो राइट लंग में एटेलेक्टेसिस 70% से अधिक चिल्ड्रंस में अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा ट्यूबरक्लोसिस के साथ होती है। द एटेलेक्टेसिस इन लेफ्ट लोअर लोब इज मोस्ट कॉमन इन एक्यूट अपर एंड लोअर आरटीआई। कहने का मतलब है कि बाएं निचले लोब में एटेलेक्टेसिस तीव्र ऊपरी और निचले आरटीआई में सबसे आम होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को समझ लें तभी आंसर दें, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें आराम से फिर आंसर दें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज। रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है। रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। बॉडी टिश्यू जैसे कि सेल्स हो गए, बॉडी टिश्यू जैसे कि सेल्स और ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज के बीच में गैसों का आदान प्रदान इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और लंग्स की एल्वोली तथा ब्लड वेसल्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान होना एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें आराम से पढ़ें उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लें, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत पढ़ें, ठीक है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान आपका ही है, ठीक है। जल्दबाजी में आप आंसर देकर निकल जाएंगे। ऐसे ही आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके वहाँ मतलब आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होती है और घबराहट भी होती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है क्योंकि जो कैंडिडेट पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो ठीक है उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में लोगों को घबराहट होती है जो पहली बार देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और ऑफलाइन जो देते हैं घबराहट उन्हें भी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इंसेंटिव एक्सपायरोमेट्री यहाँ पे इंसेंटिव एक्सपायरोमेट्री के समय सांस को अंदर लेना। इंसेंटिव एक्सपायरोमेट्री के समय सांस को अंदर लेना और फिर 3 सेकंड तक रोक कर रखने का एक मरीज तर्क जानना चाहता है जो है। अब बताएं यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर गेस करें। जो इंसेंटिव एक्सपायरोमेट्री के समय
सांस को अंदर लेना और फिर 3 सेकंड तक रोक कर रखने का रोक कर रखने का एक मरीज़ क्या है कि तर्क जानना चाह रहा है। ठीक है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए GMCH चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में मत पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा आपका, हेल्प री एक्सपेंशन ऑफ एल्वोली। ठीक है, हेल्प री एक्सपेंशन ऑफ एल्बोली। ठीक है, एल्बोली का विस्तार करने में क्या करें, मदद करें। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे और मैंने भी पढ़ाया है ये क्वेश्चन। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आराम के समय एक सांस को अंदर लेते समय, आराम के समय एक सांस को अंदर लेते समय हवा की कितनी मात्रा को अंदर खींचा जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। What amount of air is taken in while taking a breath at rest? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। जब आप आराम कर रहे हैं उस समय की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आराम करते समय सांस को अंदर लेते समय हवा की जो मात्रा है उसको कितना अंदर खींचा जाता है, कितनी मात्रा उसके अंदर खींची जाती है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए BSF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है SI में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 500 cc। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। ठीक है, आराम करते समय या आराम के समय सामान्य श्वसन दौरान 500 ml एयर एक्सपायर्ड अर्थात पुल इन और जो आप ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, एयर इंस्पायर्ड जो आप अंदर लेते हैं वो 500 ml एयर इंस्पायर्ड अर्थात पुल इन अंदर खींचते हैं, और फिर क्या कहते हैं एक्सपायर्ड जो आप छोड़ते हैं, पुल आउट होती है, इसे क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, सांस को अंदर लेना और बाहर खींचना। ठीक है, 500 ml आप अंदर लेते हैं और फिर से बाहर छोड़ देते हैं, तो इसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। वातावरणीय दबाव खालिस्तान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, गेस करें। क्वेश्चन को गेस करें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। RRB स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ब्रीथिंग। ऑप्शन डी आपका राइट है, ब्रीथिंग। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें आप। श्वसन के दौरान इंस्पायरेशन सांस अंदर लेना। ठीक है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस बाहर को छोड़ना। ठीक है, श्वसन के दौरान इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस बाहर को छोड़ना। प्रोसेस के लिए वातावरणीय जो दबाव है अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वातावरणीय जो दबाव है अर्थात एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है अर्थात इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत पढ़ें। आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समय तक आपको क्वेश्चन याद रहेगा और आसानी होगी आपको। एग्ज़ाम हॉल पे भी आसानी होगी। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आपको लगेगा कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, जब बार बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि एक बार आप वीडियो देख लें उसके बाद आप दोबारा ना देखें। ठीक है, जितनी बार देखेंगे आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आप बार बार रिवाइज करते रहें क्लास को। क्वेश्चन को पढ़ें कि अधिकतम एक्सपायरेटरी प्रयास के बाद हवा का वॉल्यूम जो लंग्स और एयरवेज में रहता है वह जाना जाता है। देखिए GMCH मेवात हरियाणा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अधिकतम एक्सपायरेटरी प्रयास के बाद हवा का वॉल्यूम जो लंग्स और एयरवेज में रहता है वो जाना जाता है। बताएं उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि रेजिडुअल वॉल्यूम अर्थात नॉर्मल वॉल्यूम 1200 ml, ठीक है, 1200 ml, ठीक है, 1200 ml से तात्पर्य हवा के उस आयतन से होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम अर्थात नॉर्मल वॉल्यूम जो आपका 1200 ml का जो ml है, इससे तात्पर्य हवा के उस आयतन से होता है जो फोर्सफुली अधिकतम एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में रहता है तथा यह एल्वोली को गैस एक्सचेंज के लिए हमेशा खुला रखने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे जो 1200 ml है से इसे तात्पर्य कि हवा के उस आयतन से होता है जो फोर्सफुल अधिकतम एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में रहता है तथा एल्वोली को गैस एक्सचेंज करने के लिए हमेशा खुला करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एयर की वह लार्जेस्ट वॉल्यूम जिसे मैक्सिमल एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स से एक्सपेल्ड किया जा सकता है, वह कहलाती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एयर की वह लार्जेस्ट वॉल्यूम जिसे मैक्सिमल एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स से एक्सपेल्ड किया जा सकता है कहलाती है। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टॉप नॉट 2017 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ERV, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ERV लिखकर आ जाता है, यहाँ पे शायद ना दिया होता पूरा नाम इसका, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना देकर ERV ही केवल दे दे। ठीक है, इस वजह से आपको फुल फॉर्म पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एयर की वह अधिकतम अमाउंट जिसे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स से फोर्सफुली आउट किया जा सकता है। एयर की वह अधिकतम अमाउंट जिसे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स से फोर्सफुली आउट किया जा सकता है उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, अर्थात ERV कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, उसके बाद आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन क्या है, आंसर इसका क्या होगा गेस करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, बाद में आंसर दें। एक एम्फाइसेमा वाले पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान नर्स निम्न में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग को एक्सेप्ट कर सकती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए RAK MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये RHS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिमिनिश ब्रीथ साउंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, डिमिनिश ब्रीथ साउंड। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेन आपकी स्क्रीन पर कि एम्फाइसेमा के सिम्टम्स में डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, विशेष रूप से एग्जर्शन के समय। एम्फाइसेमा के सिम्टम्स में डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग अर्थात सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती है, विशेष रूप से एग्जर्शन के समय, वेट लॉस तथा क्रोनिक कफ व वीजिंग होते हैं। फिजिकल फाइंडिंग में प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्सपायरेशन, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स, चिन व थायराइड कार्टिलेज के बीच में डिस्टेंस कम होना आदि सम्मिलित होते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज इन एम्फाइसेमा। रेजिडुअल वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज इन एम्फाइसेमा
वात स्फीति में अवशिष्ट मात्रा भी बढ़ जाती है। वात स्फीति के समय क्या होता है, अवशिष्ट मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। एक अस्थमा अटैक के बाद एक मरीज कौन से सिम्टम्स के लिए मुख्यतः शिकायत करेगा? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एक अस्थमा अटैक के बाद एक मरीज कौन से सिम्टम्स के लिए शिकायत करेगा? देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, समझ लें, उसके बाद आंसर दें कि एक अस्थमा अटैक के बाद एक मरीज कौन से सिम्टम्स के लिए मुख्य रूप से शिकायत करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, सोर चेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है आपका, सोर चेस्ट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि रेस्टलेसनेस कब हो गया, वह प्रोफ्यूज पर एक्सपायरेशन अटैक के दौरान तथा सोर चेस्ट अटैक के बाद में होता है। रेस्टलेसनेस कफ व प्रोफ्यूज पर एक्सपायरेशन अटैक के दौरान तथा सोर चेस्ट अटैक के बाद में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की यही प्रॉब्लम्स होती है, जब क्वेश्चन आप बड़ा देखते हैं तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत से देखे हैं कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इस वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मुझे छोड़ दिया है। ठीक है, मुझे छोड़ कर चले आए, हमने उसे किया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चन ही बड़ी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन देखने में तो बड़े होते हैं बट वो होते बहुत ही नॉर्मल से। ठीक है, तो बट किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के चले आएँ, जो क्वेश्चन आपको आए वही करनी है, क्योंकि 1/30 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/30 की निगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके 3 गलत हो जाएंगे तो आपका एक सही काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये 1/30 की निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आपको तुक्का नहीं लगाना है, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आए वही लगानी, ठीक है, करनी है। हाँ, वहाँ उस जगह आप तुक्का लगा सकते हैं जब आपको कुछ आता ही नहीं तो आप पूरे में तुक्का लगा दें, क्या जाता है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम पर डे कम से कम 4 से 5 क्लासें आपकी कराते हैं। एक क्लास केवल मेरी ऑनलाइन होती है, बाकी 3 से 4 क्लासें होती हैं वो ऑफलाइन होती हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को लेकर हम तैयारी यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि वहाँ पे जाएं और तुक्का लगा के, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आप तुक्का लगाएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो आप ज़्यादातर मेहनत करें। ऐसा नहीं, क्वेश्चन कोई भी कहीं बाहर से नहीं आता, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए आएंगे, परेशान मत हो। बस पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। नर्स क्या करेगी, क्वेश्चन के नर्स क्या करेगी यदि वह स्टेटस अस्थमाटिकस। ठीक है, नर्स क्या करेगी यदि वह स्टेटस अस्थमाटिकस, ठीक है, अस्थमाटिकस या फिर अस्थमाटिकस वाले एक मरीज को जो टेकीपेनिया एक्सहेलेशन पर एफर्ट यू लेबर्ड, ठीक है, एफर्ट यू लेबर्ड एक्सपायरेशन, टैकीकार्डिया और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और इरिटेबिलिटी जैसे लक्षणों वाले मरीज को रिसीव करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स क्या करेगी, नर्स यदि वह स्टेटस अस्थमाटिकस वाले एक मरीज को टैकीपेनिया और एक्सहेलेशन पर एफर्ट यू लेबर्ड, ठीक है, एफर्ट यू लेबर्ड एक्सपायरेशन, टैकीकार्डिया और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी जैसे लक्षणों वाले मरीज को क्या करती है, वो रिसीव करती है, तब नर्स क्या करेगी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नर्स क्या करेगी। ठीक है, इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी।
देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे आपका मॉनिटर फोर्थ थेरेपी एंड गिव ब्रांकोडाइलेटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दी गई जो स्थिति है स्टेटस अस्थमामेटिकस। ठीक है, स्टेटस अस्थमामेटिकस परसिस्टेंट एंड इंटेक्टेबल अस्थमा, इसे क्या कहा जाएगा? परसिस्टेंट एंड इंटेक्टेबल अस्थमा के मरीज में हाइपोक्सिया को प्रदर्शित करती है। ये किसको प्रदर्शित करती है? मरीज में हाइपोक्सिया को प्रदर्शित करती है। अतः मरीज को रिसीव करते ही नर्स क्या करेगी? अतः मरीज को जैसे ही रिसीव करेगी, मरीज को रिसीव करते ही नर्स को O2 स्टार्ट करने, ठीक है, O2 ऑक्सीजन जो है आपकी, ऑक्सीजन स्टार्ट करके मरीज के वाइटल साइन की जांच करेगी। क्या करेगी? कि मरीज को जैसे ही वो रिसीव करती है, ठीक है, मरीज को जैसे ही रिसीव करती है नर्स, ठीक है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? O2 को स्टार्ट कर देगी और वाइटल साइन की जांच करेगी। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने गलती से आपका ऑप्शन बी बोल दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमने गलती से पढ़ दिया था, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट ऑक्सीजन चेक वाइटल साइन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, उसे सी समझ के, ठीक है, पढ़ दिया था, सॉरी इसके लिए। स्टार्ट ऑक्सीजन चेक वाइटल साइन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ऑक्सीजन को स्टार्ट कर देगी और चेक वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन की जांच करेगी। देखिए क्वेश्चन को देखकर जिस तरह मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, इसी तरह आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा। स्टार्ट ऑक्सीजन को स्टार्ट कर देना, चेक दी वाइटल साइन, उसके बाद वाइटल साइंस को जांचना है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक स्टेटस अस्थमाटिकस, ठीक है, एक स्टेटस अस्थमाटिकस वाला क्लाइंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। किसमें है? बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। नर्स को क्लाइंट को कौन सी पोजीशन में मेंटेन रखना चाहिए? नर्स को क्लाइंट जो है उसको कौन सी पोजीशन में मेंटेन रखना चाहिए? देखिए एम्स भटिंडा नर्सिंग ऑफिसर सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पंजाब में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एम्स पंजाब में भटिंडा में पूछा गया क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर में। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, सिटिंग अपराइट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, सिटिंग अपराइट। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लेते हैं कि लेबर्ड ब्रीथ व स्टेटस अस्थमाटिकस वाले पेशेंट में वेंटिलेटरी एफर्ट को आसान करने के लिए अपराइट अर्थात हाई फाउलर पोजीशन में रखना चाहिए। अपराइट अर्थात हाई फाउलर पोजीशन में से रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। Which of the following symptoms is common is asthma? Which of the following symptoms is common is asthma? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अस्थमा का सामान्य लक्षण है? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा जो लक्षण है वो अस्थमा का सामान्य लक्षण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, BSF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, वीजिंग। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अस्थमा का सामान्य लक्षण है? तो ये आपका वीजिंग जो है ये अस्थमा का सामान्य लक्षण है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। क्लिनिकली अस्थमा अटैक के दौरान अधिकांश मरीज डिफ्यूज वीजिंग अर्थात ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है, सांस छोड़ने के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अर्थात डिप्निया व कफ द्वारा प्रकट होते हैं।